नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा आपके साथ, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। पीएम ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की संभावना है। इसके बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद जताई गई कि कतर के अमीर की यात्रा दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता शामिल हैं। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से नई दिल्ली में मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर आए कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों की दोस्ती के करीब रिश्ते और मजबूत होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से आयोजित भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी शामिल हुए। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और कतर के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैजल बिन फैजल अल सानी ने कहा कि भारत व्यापार में वर्ष 2024 में सबसे बड़ा भागीदार देश था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 4 वर्षों में 51% बढ़कर $31 बिलियन हो गया है। वहीं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर का हवाई अड्डे पर खुद जाकर स्वागत किया। ये दोनों देशों के बीच विश्वास और बढ़ते भाईचारे का प्रतीक है। भारत और कतर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो आज रिटायर हो रहे हैं, राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। वो 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। केरल सरकार के सचिव के रूप में कुमार ने वित्त संसाधन, फास्ट ट्रैक परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग जैसे विविध विभागों को संभाला। भारत सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम करने के समृद्ध अनुभव है। वहीं हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। जोशी 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे।
आईएएस विवेक जोशी मूल रूप से यूपी के इलाहाबाद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जेनेवा से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 2014-17 के दौरान उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। आयोग में शामिल होने से पहले चंद्रा ने सीबीडीटी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और एमसीडी ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। यहां 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री व उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। इसके साथ ही 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। सदन चलने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजनीतिक दलों से सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की बात कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के चारों ओर के क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं भारत और कतर के बीच प्रतिनिधिमंडल सत्र की वार्ता की कुछ तस्वीरें।
तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत और कतर के बीच जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई है उसकी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच आज हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की संभावना इस वक्त देखी जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो वार्ता है ये हो रही है और इसके बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद जताई गई है कि कतर के अमीर की जो यात्रा है दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और ज़्यादा गति प्रदान करेगी। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता इसमें शामिल होंगे और भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं जिन्हें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि कतर में रह रहा भारतीय समुदाय उस देश में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और कतर की जो प्रगति है और विकास है इसके सकारात्मक योगदान की सराहना भी बार बार की जाती है। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा लगाई गई है। आसपास के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। साथ ही विधानसभा के आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली में 55वां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सीमा रक्षक बांग्लादेश महानिदेशक बीजीबी सत्रीय सीमा समन्वय सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ ये महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाना है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी बीजीपी कर रहे हैं। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का आज 37वां दिन है। महाकुंभ की पवित्रता और सनातन के प्रति लोगों में बढ़ रही रुचि से संगम तट पर पवित्र स्नान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्थानार्थियों की संख्या 54 करोड़ के पार पहुंच गई है। सोमवार को महाकुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी संगम तट पहुंचकर पवित्र स्नान के सहभागी बने। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार संग संगम तट पर पूजन अर्चना भी की। प्रयागराज महाकुंभ पर राजद नेता लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान देते हैं।
उधर हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सनातन का अपमान करने वालों को जनता चुनाव में सबक सिखाती है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री सुनील भराला ने प्रयागराज महाकुंभ को भव्य बताया है। उन्होंने बड़े आयोजन के लिए महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने महाकुंभ को लोगों की आस्था का प्रतीक बताया। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वालों को इन दिनों एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में कला और संस्कृति का अनोखा संगम दिखाई दे रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र की गंगा पंडाल में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना रंजना गौहर और उनकी टीम ने ओम नमः शिवाय पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति दी, जो श्रद्धालुओं को दिल को छू गई। कला, शिल्प एवं संस्कृति का संगम 33वां अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव को रोमांच आज से ही दिखेगा। ताजनगरी आगरा के शिल्प ग्राम में शुरू होने जा रहे ताज महोत्सव के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संस्कृति के महाकुंभ की थीम पर आयोजित होने जा रहे इस महोत्सव में आज से 27 फरवरी तक कई कार्यक्रम होंगे। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल करेंगे। ताजमहल की सुरक्षा से जुड़े SP सैयद अरीब अहमद ने बताया कि ताज महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल होने के लिए तमिल मेहमानों का दूसरा जत्था विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचा है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दल के सदस्य आज प्रयागराज जाएंगे, जहां वो महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने के बाद अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे। 19 फरवरी को दल वाराणसी के लिए वापसी करेगा। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 फरवरी तक एक चित्र प्रदर्शनी लगाई है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रदर्शनी देखने आ रहे लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासतौर बच्चों का कहना है कि प्रदर्शनी से उन्हें नई नई जानकारी मिल रही है। उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 201.44 अंक गिरा, वहीं निफ्टी भी 82.65 अंक फिसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति कम होकर लगभग 4% के करीब आई। इसके परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक लगभग 5 साल में पहली बार नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कर सका कटौती। और केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की कार्यकाल 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए PSS के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कुल 13.22 लाख टन तुअर की खरीदी को मंजूरी दी। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव L सत्य श्रीनिवास ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता 10 से 14 मार्च तक होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कॉर्पोरेट नेताओं, नीति निर्माताओं, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। भारत का अमेरिका को निर्यात जनवरी में सालाना आधार पर 39% बढ़कर 8.44 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात भी 33.46% बढ़कर 3.57 अरब डॉलर रहा है। अडानी समूह की CSR यूनिट अडानी फाउंडेशन के देश भर में शिक्षा के मंदिर स्थापित करने के लिए प्राइवेट K-12 एजुकेशन में दुनिया भर में अग्रणी जेम्स एजुकेशन के साथ सहयोग किया। अडानी परिवार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए की शुरुआती दान के साथ साझेदारी समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और सीखने के बुनियादी ढांचे को सस्ती बनाने को प्राथमिकता देगी। सरकार बयान में कहा है कि 1 अप्रैल से 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बैन होने से शराब की कुल 47 दुकानें होंगी बंद। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महरेश्वर और मंडलेश्वर और सलकनपुर समेत कुछ अन्य शहरों में शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। भारतीय व्यापार नीति और संस्कृति पर हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने युवाओं और प्रवासी भारतीय समुदायों को बताया देश की ताकत।
चॉइस इंटरनेशनल की ब्रोकिंग इकाई ने संपत्ति प्रबंधन कंपनी एरिट कैपिटल सर्विसेज का किया अधिग्रहण। इसी के साथ ब्रोकरेज फर्म की प्रबंधन के तहत कुल 6,241 करोड़ रुपए की संपत्तियां हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने देश में मुद्रास्फीति कम होने के बीच अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार प्रमुख ब्याज पर 4.35% से घटाकर 4.1% किया। कनाडा में टोरंटो के प्रयासन हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के वक्त पलटा। हादसे में कम से कम 18 लोग घायल, जिनमें से 3 की हालत गंभीर। विमान में 80 लोग सवार थे। वहीं मौसम को इस हादसे की बड़ी वजह कहा जा रहा है। कनाडा के मौसम विभाग के अनुसार हाईवे अड्डे पर बर्फबारी हो रही है और इस दौरान हवा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री बैठकर शांति वार्ता की रूपरेखा करेंगे तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो रियाद और उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव भी देर रात रियाद पहुंचे। इस बैठक में यूक्रेन संघर्ष खत्म करने और अमेरिका रूस संबंधों की बाधाओं को हटाने के तरीकों पर विचार होगा। ये वार्ता रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच वर्षों बाद पहली उच्च स्तरीय चर्चा होगी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की संपत्ति के लिए होने वाली शांति वार्ता में यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के निमंत्रण पर सोमवार रात पहुंचे तुर्की में ज़ेलेंस्की और एर्दोगान के बीच होगी महत्वपूर्ण बैठक में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के साथ ही यूक्रेन में नवीनतम घटनाक्रम के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट रूप में कहा कि उनका देश युद्ध समाप्त करने के लिए इस सप्ताह अमेरिका रूस वार्ता में भाग नहीं लेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि चूंकि यूक्रेन इस वार्ता में भाग नहीं लेगा, इसलिए वे वार्ता के नतीजों को भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को सऊदी अरब में नियोजित वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में उनके एक ड्रोन हमले में हमास प्रमुख मोहम्मद शाहीन की मौत हो गई। सेना के अनुसार वे लेबनान में लड़ाका संगठन के संचालन विभाग में अहम जिम्मेदारियां निभाता रहा है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में बस दुर्घटना में कम से कम 30 से अधिक लोगों की मौत और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस युकालक्का के दक्षिण पश्चिमी नगरपालिका में लगभग 800 मीटर नीचे खाई में गिर गई। रणजी ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में गुजरात का सामना केरल से हो रहा है। दूसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक केरल की टीम ने 5 विकेट खोकर 295 रन बना लिए हैं। नागपुर में दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मुंबई आमने सामने हैं। विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 383 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की टीम ने 16.2 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी के कप्तान स्मृति मंधाना ने 81 रन की शानदार पारी खेली। 3 विकेट लेने वाली आरसीबी की रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण गुलमर्ग में पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसकी नई तारीखों का ऐलान मौसम में सुधार होने पर किया जाएगा। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र स्पोर्ट्स ओपन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। खेल राज्य मंत्री ने टूर्नामेंट को ई स्पोर्ट्स की क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट संगठन सोशल वेलफेयर द्वारा राजधानी दिल्ली में यूनिटी उत्सव का आयोजित किया जा रहा है। असम राइफल्स के महानिदेशक के मुताबिक खेलों से जोड़कर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। भारत की हर्षिता जाखड़ ने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक रहा। भुवनेश्वर में चल रहे FIH प्री लीग में आज भारतीय हॉकी टीम का सामना जर्मनी से होगा। अपने पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया था। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज सोमवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। 20 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश के कई शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। एलेक्स हेल्स T20 ब्लास्ट और 100 में हिस्सा नहीं लेंगे। अब वे अपने नए करार के तहत मेजर लीग क्रिकेट और कैरिबियन प्रीमियर लीग में नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे।
24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने टेनिस के एंटी डोपिंग प्रोटोकॉल की आलोचना की है। जोकोविच ने प्रोटोकॉल को अनियमित और अन्यायपूर्ण करार दिया। और कार्लोस अल्काराज ने कतर ओपन के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अल्काराज ने राउंड ऑफ 32 में मरीन सिलिच को हरा दिया। बार्सिलोना ने रायो वैलकानो को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ बार्सिलोना दिसंबर के बाद पहली बार लीग के शीर्ष पर आ गई है। लीड्स यूनाइटेड ने सनडरलैंड को 2-1 से हरा दिया है। जीत के साथ लीड्स की टीम चैंपियनशिप के शीर्ष पर वापस आ गई है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।